नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए क्या है इनकम टैक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप पहले देख लीजिए जल्दी से, और दूसरा वीडियो हम अभी तुरंत अपलोड करने वाले हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख के जाएँ, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। कर्मचारी का बकाया वेतन होता है, ऑप्शन ए सही है, कर योग्य होता है। एक कर्मचारी, इसकी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है, अब सही दिखेगा। एक कर्मचारी को प्राप्त शिक्षा भत्ता कर मुक्त होता है 2 बच्चों के लिए। आगे एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती अधिकतम 5,000 तक होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 चलिए। ये क्वेश्चन दिया है, मिस्टर पी को दूरस्थ स्थान के कार्यालयीन समय में नियोक्ता द्वारा निःशुल्क भोजन दिया जाता है। कार्य मतलब जो कार्य करने के समय में भोजन दिया जाता है, उसकी वैल्यू 5,000 है, तो इसका मूल्य निम्नलिखित भाग कर योग्य होगा। तो कोई भी भाग करोगे नहीं, इसका शून्य टैक्स फ्री रहेगा ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अवकाश ग्रहण पर कर्मचारी को प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त निम्नलिखित रकम कर योग्य होगी। नियोक्ता का अंशदान और उस पर ब्याज दोनों कर योग्य होती हैं। सरकारी कर्मचारी की दशा में अवकाश वेतन की अधिकतम कर मुक्त रकम होती है, तो इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, डी सही है। आगे अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण की रकम जो एक गैर कर्मचारी को प्राप्त हुई है निम्न सीमा तक कर मुक्त होती है, तो 3 लाख तक कर मुक्त होती है। आगे बढ़ जाते हैं। धारा 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 2 के अंतर्गत एक कर्मचारी को जिस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, कर मुक्त ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा क्या होगी? तो 20 लाख होगी। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से देख के जाना। जहाँ पर कौन सा ग्रेच्युटी भुगतान एक्ट लागू होता है, तो कर योग्य सीमा, कर मुक्त जो सीमा अधिकतम ग्रेच्युटी की रकम क्या होगी, वो होगी 20 लाख। आगे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे वेतन का एक मुश्त वेतन पेंशन का कर योग्य होगी, तो 1/2। ध्यान रखना, 1/2 भाग कर योग्य मानी जाती है। आगे किसी श्रमिक द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि किस सीमा तक कर मुक्त होती है, तो 5 लाख तक कर मुक्त होती है। याद रखना, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय होता है। मकान में उपरोक्त सभी सम्मिलित होते हैं, रहने के लिए हो, कार्यालय में इस्तेमाल हो, चाहे गोदाम के भंडार में इस्तेमाल हो, सबको मकान माना जाएगा। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होती है। आधार क्या होता है? कर योग्य करने का आधार होता है वार्षिक मूल्य। ध्यान रखना, क्या होता है? एनुअल वैल्यू। नगर पालिका करों को घटाया जाता है यदि इनका भुगतान मकान मालिक ने किया, ठीक है, जो मालिक होता है उसने किया है, तो उसको कर उसे घटा दिया जाएगा। मकान के शुद्ध वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ आयकर अधिनियम की किस धारा, तो सेक्शन 24। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो कटौती दे दी सेक्शन 20, स्टैंडर्ड डायरेक्शन 24, स्टैंडर्ड डायरेक्शन 24, स्टैंडर्ड डायरेक्शन सेक्शन 24 में अंतर्गत आते हैं। मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना करते समय कितनी प्रभावित कटौती स्वीकृत होती है? तो याद रखना, 30% स्वीकृत होती है। स्वयं रहने के हेतु 31/3/2019 को ऋण पर ब्याज कटौती की दर 3 लाख तक होती है। आगे नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे 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 कहाँ चला गया? अच्छा, ये फिनिश हो गया पर ये वाली क्लास पूरी। कहाँ तक था इसमें? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे इसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं आगे क्वेश्चन। न वसूल हुए किराए की रकम भविष्य में प्राप्त होने पर कर योग्य होगी, तो 30%, संपूर्ण रकम का 30% कर योग्य माना
करदाताओं से एक से अधिक मकान होने पर स्वयं के रहने का मकान को चुनने का विकल्प निम्नलिखित से प्राप्त होगा। एक व्यक्ति करदाता को, केवल एक व्यक्ति को विकल्प होता है, वो अपने दो मकानों से कोई एक मकान रहने के लिए और एक किराए पे मान लिया जाएगा। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत उसकी मकान की आय कर योग्य होती है जिस पर मकान का स्वामित्व होता है, जिसका वो क्या होता है, ओनरशिप होती है, जिस पर उसी पूरे कर योग्य माना जाएगा। ह्रास की स्वीकृत होता है स्थायी संपत्ति में ह्रास लगाता है, याद रखना ह्रास है। यहाँ से शुरू है, देखिए हाँ, तो इसका ऑप्शन बी सही है, आयगत हानि होता है ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराए पर चलने वाली मोटर लॉरी पर ह्रास कितना परसेंट? 30%। ये इस याद रखना, ये रेट वाला एक क्वेश्चन जरूर आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाना। मशीनों पर ह्रास की दर होती है 15% होती है, ठीक है। व्यवसाय के प्रारंभिक व्ययों की कटौती दी जाती है, 5 समान किस्तों में दी जाती है। दूर संचार सेवाओं की कटौती किस धारा के अंतर्गत है? तो वो सेक्शन ए सही है इसका, सेक्शन 35 ए बी बी। कौन सा? सेक्शन 35 ए बी बी, ये सेक्शन इसका है जो सेवा दूरसंचार सेवाओं के लिए कटौती प्रदान करता है। 20,000 से अधिक नकद भुगतान अस्वीकृत होगा 100%। हल्के वाहनों के लिए प्रति माह आय मानी जाती है 4,500 रुपये। ठेकेदारों की आय की गणना किस धारा के अंतर्गत? मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सेक्शन 44 एडी के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनकी इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, आप इनको बहुत अच्छे से देख के जाना। ये रिपीट क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो दोबारा 2 बार पेज डल गया है। प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन किस धारा के अंतर्गत है? ये धारा पूछी जाएंगी तो याद रखना 35 एडी, 35 डी है, केवल एडी नहीं है, 35 डी के अंतर्गत प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन किया जाता है। आगे वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय किस धारा के अंतर्गत होता है? तो धारा 35। कौन सी धारा? 35। ह्रास किस धारा के अंतर्गत है? धारा 35 के अंतर्गत। लिख लो 35 35 35 35 35 पे तो याद करके जाना 35। ह्रास किस धारा के अंतर्गत? 35 के अंतर्गत है, ठीक है। 35 ये ह्रास प्रारंभिक व्यय इनके बारे में बात करता है। अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास स्वीकृत होता है 25%। गैर कंपनी व्यापार के व्यय होते हैं, गैर कानूनी व्यापार के व्यय होते हैं अस्वीकृत होते हैं, गैर कानूनी को अस्वीकृत कर दिया जाता है। प्रारंभिक व्ययों को शामिल किया जाता है, ऑप्शन ए सही है इसका, प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार करने के व्यय। जो प्रारंभिक व्यय होते हैं, जो प्रतिवेदन रिपोर्ट बनाई है उसके व्यय होते हैं, उसे कहा जाता है। अस्पष्ट व्यय तथा विनियोग किस धारा के अंतर्गत हैं? तो वो धारा 69 के अंतर्गत हैं। आगे बढ़ते हैं, 149 क्वेश्चन है, एक डॉक्टर का कार्य होता है पेशेवर, हमने कहा डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर। डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, इनकी जो शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब प्रोफेशनल होते हैं, तो इन्हें क्या माना जाएगा? पेशेवर व्यक्ति माना जाएगा। आगे बढ़ जाते, दलाली की क्रिया प्रवृत्ति की क्रिया के अंतर्गत शामिल होती है, यह कथन किसका है? क्या? सत्य, असत्य? सत्य है, ठीक है। डॉक्टर को मरीज से प्राप्त होते हैं व्यवसाय तथा पेश। देखो डॉक्टर को जो भी, हमने डॉक्टर, वकील, सीए, इनको जो भी मिलेगा वो पेशेवर व्यक्ति, तो इनका जो भी उसे टैक्सेबल किया जाएगा पेशे, व्यापार तथा पेशे की आय। पीजीबीपी हेड में से टैक्सेबल, पीजीबीपी याद रखना। जैसे प्रोफेशनल से उनकी इनकम कहाँ टैक्सेबल होती है? पीजीबीपी। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय में किए गए प्रारंभिक व्ययों की कटौती 5 समान किस्तों में। ये रिपीट क्वेश्चन, देखो ऐसे क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, तभी रिपीट हो रहे हैं। धारा 37(1) के अंतर्गत उन व्ययों को संबंध में कटौती दी जाती है जिनकी प्रकृति होती है आयगत होती है, उनकी कटौती दी जाती है, देखिए जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूर संचार, अच्छा 10,000 से अधिक का भुगतान नकदी में रखने के लिए अस्वीकृत माने जाते हैं। संपूर्ण रकम 100% अस्वीकृत किया जाएगा। दूर संचार कंपनी हमने 35 ABB, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, 35 ABB के अंतर्गत रखा गया। 35 ABB दूर संचार कंपनी, 35 ABB दूर संचार कंपनी को रखा गया, उसकी कटौती स्वीकृत की जाती है। आगे, पूंजी संपत्ति कितनी? 2 प्रकार की होती है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। कौन सी? अल्पकालीन, दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियाँ। दीर्घकालीन पूंजी संपत्तियाँ 36 माह से अधिक के लिए दीर्घकालीन संपत्तियाँ पूंजी संपत्तियाँ मानी जाती हैं। आगे 35 धारा दी है 44 EC की स्वीकृति अधिकतम 50 लाख तक। 35 EC
धारा वो 54 EC, धारा 54 EC की जो कटौती है 50 लाख तक की है। पूंजी की वृद्धि नहीं यहाँ की जा सकती है, उचित बाजार मूल्य से अधिक हो। पहले आगे किसी की सूचकांक ज्ञात नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी का सूचकांक मूल्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है, दृढ़ पत्रों का सूचकांक मूल्य नहीं ज्ञात किया जा सकता। बोनस अंशों की लागत 1/4/1931, 1/4/1981 शून्य। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पुराने लेवल का, ये नए लेवल का 2001 होना चाहिए, ठीक है, 2001 से 0 माना जाता है इसका जो, और ऐसे याद है तो आप 1981 नील रख देना इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे पूंजी जो इंडेक्सेशन शुरू किया है, हमारे नए इंडेक्स 2001 से शुरू कर दिए गए, ठीक है, उनका बेस रखा गया है, तो वहाँ 0 माना जाता है। पूंजी लाभ की गणना किस धारा के अंतर्गत की जाती है? 48 धारा 48 की। दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर कर की दर होती है 20% कर लगता है। जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट होता है, उस पर गेन होता है, उस पर कितना 20% टैक्स लगाया जाता है। धारा 54B कटौती निम्न से किससे संबंधित है? तो ये कृषि भूमि से संबंधित है। आगे पूंजी लाभ उत्पन्न होते हैं, किसी भी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से पूंजी लाभ उत्पन्न हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अंशों की दशा में अल्पकालीन पूंजी लाभ उसी दशा में होगा जब करदाता उन पर अपने पास रखता है, 12 माह तक अपने पास रख लेगा तो उसे अल्पकालीन पूंजी लाभ माना जाएगा। आगे क्वेश्चन की लागत वृद्धि सूचकांक वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए 289 याद रखना है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। लागत सूचकांक 289 है, 289 कब के लिए? 2018 तो 19-20 के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। दीर्घकालीन पूंजी लाभ की गणना हेतु प्रतिफल मूल्य में से रकम घटाई जाती है, प्राप्ति की सूचकांक लागत घटाई जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। धारा 54 के अंतर्गत कर मुक्त प्राप्त होता है तो HUF को कर की मुक्ति मिलती है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय व्यय नहीं है? तो प्रतिभूति लेने STT, ये प्रतिभूति विक्रय व्यय नहीं माना जाता है। कृषि भूमि के विक्रय से प्राप्त रकम निम्नलिखित आय श्रेणी में रखी जाती है, तो इनमें से कोई भी श्रेणी में नहीं रखी जाएगी। ऑप्शन डी सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संपत्ति है? स्वयं के निवास प्रयुक्त रिहायशी मकान, उसे पूंजी संपत्ति माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभूतियों का ब्याज कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है। तो मुक्त शब्द है 10 याद रखना, जहाँ भी मुक्त शब्द कर मुक्त सीमा 10 में सम्मिलित किया, 10 सबसेक्शन 15। आगे आकस्मिक आयों का उद्गम स्थान पर कटौती 30% करना है। लॉटरी, गैम्बलिंग, ठीक है, कोई भी जो आकस्मिक आय उस पर 30% टैक्स लगाया जाता है। जो TDS कटता है वो कितना? 30% करता है। कंपनी द्वारा लॉटरी की जीती गई राशि पर वही 30%। अच्छे क्वेश्चन ये ध्यान रखना है, 30%। इधर क्या है? भारत में खेले गए टेस्ट मैच में जो उसमें 75% टैक्स लगता है, याद रखना। कंट्रोल बोर्ड से प्राप्त राशि पर ब्याज 75% टैक्स व्यय घटाते हैं। आगे UTI से प्राप्त लाभांश, अच्छा क्वेश्चन है UTI वाला, ध्यान रखना। UTI से प्राप्त लाभांश का निवासी निर्धारण वर्ष से करमुक्त 2004-5 से करमुक्त रखा गया है। अब इसकी आय पर करयोग्य नहीं होगी यदि उसकी आय 1500 से कम है, तो उस पर करयोग्य। घुड़दौड़ से आय को सकल नहीं बनाते हैं, 5000 तक सकल नहीं किया जाता है, उसे ग्रॉसअप नहीं किया जाता। आगे बढ़ जाते हैं। बीमा एजेंट के कमीशन को निम्न से कितने भाग करके सकल बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन 90% करके। प्राप्त पारिवारिक पेंशन निम्न में से किस सीमा तक कर मुक्त होती है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, वेतन का 1/4 या 50,000 जो दोनों में कम हो। नकद उपहार किस सीमा तक कर योग्य होते हैं? तो वो 50,000 से अधिक की सीमा तक कर योग्य होते हैं। अधिशासियों द्वारा प्राप्त लाभांश कर मुक्त होता है यदि यह घोषित किया जाता है किसी भी घरेलू कंपनी के द्वारा, तो कर मुक्त होता है। आगे दिखावटी लेन देन होते विंडो ड्रेसिंग, कर बचाने के लिए, आयकर को बचाने के लिए विंडो ड्रेसिंग की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक मृतक के कानूनी अधिकारी जिसे परिवार पेंशन प्राप्त होती है, तो किस सीमा तक कर मुक्त होती है? तो पेंशन का 1/3 और या अधिकतम 15,000 तक। आगे लॉटरी पर TDS पूछ रहे हैं, लॉटरी पर TDS 30% रखता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दशाओं में कुल व्यापारियों की आय करदाता की आय में सम्मिलित होती है।
आयकर मिलान में। आगे बढ़ जाते हैं। सट्टे पर व्यापार की हानि, जो स्पेकुलेशन बिजनेस होता है उसके बारे में बात करता है। पूर्ति की जा सकती है सट्टे के व्यापार से। अगर सट्टे के व्यापार से हानि हुई है तो सट्टे के व्यापार से ही आपको पूर्ति किया जाए। मकान संपत्ति से शीर्षक के चालू वर्ष की हानि पूरी की जा सकती है। तो उपरोक्त वेतन सट्टे किसी में से पूरा किया जा सकता है। तीनों ये ऑप्शन सही है, डी सही है इसका। व्यापार एवं पैसे की हानि को निम्नलिखित से पूरा नहीं किया जा सकता है। तो वेतन से कभी भी पूरा नहीं। व्यापार जो बिजनेस का पीजीबीपी का लॉस और सैलरी से कभी ग्रॉसअप आप नहीं सेटअप नहीं कर सकते। सट्टे के व्यापार की हानि निम्नलिखित में कितने वर्षों तक पूर्ति की जा सकती है? अगले 4 वर्षों तक पूर्ति कर सकते हो। आगे मकान संपत्ति या शीर्षक की हानि कितने वर्षों में पूरी की जा सकती है? तो ये भी अगले 8 वर्षों तक हानि पूरी की। सट्टे के व्यापार की हानि पूरी की जा सकती है सट्टे के व्यापार के लाभ से ही। हमने सट्टे के स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है तो स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही उसे सेटअप किया जा सकता है। अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है दीर्घकालीन पूंजी लाभ से। ठीक है। अब देखो इसमें तो कंसेप्ट समझ लो, अल्पकालीन हानि है तो उसे दीर्घकालीन प्रॉफिट से सेटअप कर सकती हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, दीर्घकालीन लॉस कभी भी अल्पकालीन प्रॉफिट से सेटअप नहीं हो सकता। वो केवल लॉन्ग टर्म लॉस से ही सेटअप हो सकता है। और अल्पकालीन दोनों जगह अपने से भी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म से हो जाएगा। लॉन्ग टर्म केवल अपने से होगा, शॉर्ट टर्म के पास कभी भी नहीं आएगा। यानी बड़ा अपने पास रहेगा, छोटा बड़े से भी हो जाएगा और अपने से भी हो जाएगा। अशोधित राशि की पूर्ति भविष्य के कितने वर्ष तक की जा सकती है? तो ऑप्शन डी सही है, कोई सीमा नहीं बताई गई। सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति है तो अगले वर्ष 4 वर्ष बताए गए। दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति की जा सकती है दीर्घकालीन पूंजी लाभ, बता दिया दीर्घकालीन पूंजी लाभ से ही दीर्घकालीन हानि को पूरा किया जा सकता है। हानि की विवरणी दाखिल करना किस धारा के अंतर्गत है? 80 सेक्शन 80 के अंतर्गत है। मकान संपत्ति की हानि अगले कितने वर्षों में, बार बार रिपीट करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सामान्य व्यापार की हानि को अगले कितने वर्षों में पूरा किया जा सकता है? तो 8 वर्षों में पूरा किया जा सकता है। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, याद रखें। देखो चालू वर्ष का ह्रास किस आय में अगले वर्ष में पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही है, पूंजी से, सामान्य व्यापार से और मकान संपत्ति से। आगे धारा 80D के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अधिकतम कटौती की रकम कितनी? तो वो है 50,000 की। आगे धारा 80P की कटौती प्रदान की जाती है सहकारी समितियों को दी जाती है। नेक्स्ट 80C की अधिकतम कटौती कितनी है? तो 1,50,000 की कटौती है। आगे बढ़ जाते हैं। करदाता के बच्चों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा शुल्क कटौती की निम्न किस धारा के अंतर्गत शामिल किया? तो सेक्शन 80C। सार्वजनिक भविष्य निधि अनुदान के अधिकतम सीमा कितनी है? तो वो है 1,00,000 रुपये। शिक्षा ऋण पर ब्याज की कटौती है की धारा है 80E। प्रधानमंत्री सहायता कोष में दान की कटौती मिलती है 100%। राष्ट्रीय बाल कोष में दान की कटौती मिलती है तो वो है 100%। अच्छा, सेक्शन है 80GG। सेक्शन 80GG किससे संबंधित है? तो वो है मकान किराए के भुगतान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पेंशन फंड के अनुदान किस धारा के अंतर्गत है? 80CCC के अंतर्गत पेंशन फंड का अनुदान धारा 80CCC के अंतर्गत है। सकल कुल आय में कौन से कटौतियां प्रदान की जाती हैं? तो 80C से 80U तक की। या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 80C से 80U तक की कटौती सकल कुल आय में से घटाई जाती हैं। कौन सी आय को 10 तक पूर्णांकित किया जा सकता है? ऑप्शन बी सही है इसका, सकल कुल आय और कुल आय दोनों को पूर्णांकित किया जा सकता है। राष्ट्रीय बचत योजना में जमा रकम का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित दर है 10%। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी। उद्गम स्तर पर कर की कटौती करने वाली व्यक्ति को स्थायी खाता संख्या बनाने की आवश्यकता का उल्लेख अधिकतम निम्नलिखित धारा के अंतर्गत बताया या अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत बताया गया है। तो वो जो पेन के बारे में बात करता है तो धारा 206AA, 206AA, 206 सबसेक्शन AA याद रखना। एक भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित ऋण पत्र जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक में एक्सचेंज में सूचीकृत हैं उसको ब्याज का भुगतान करते समय स्रोत में कितनी कटौती, आखिरी कटौती दी जाएगी? तो वो है 10%। आगे बढ़ते बीमा कमीशन पर कटौती की किस धारा के अंतर्गत है? तो 194D। घरेलू कंपनी की दशा में कंपनी की आय 1 करोड़ से अधिक है तो उस पर सरचार्ज जो अधिभार होगा वो 5% लगाया जाएगा। आगे प्रत्यक्ष करों की केंद्रीय बोर्ड अधिकार है आयकर नियम बनाना।
प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड में सदस्यों की संख्या अधिकतम 5 संख्या होती, 5 याद। अच्छा क्वेश्चन याद, स्टैटिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड सीबीडीटी में कितने सदस्य होते हैं? तो अधिकतम 5 सदस्य। सीबीडीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीबीडीटी का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आयकर पदाधिकारियों के सर्वोच्च अधिकारी को कहते हैं प्रत्यक्ष करों का के सीबीडीटी कहते हैं, ठीक है। आगे जो सबसे बड़ी पदाधिकारी है इस अथॉरिटी जो है सीबीडीटी। कर निर्धारण अधिकारी पद निम्न किस तिथि से बना है? तो 1/4/1988 से। कर निर्धारण के प्रकार होते हैं डी से ही 4 प्रकार से किया है। पुनः कर निर्धारण की धारा है 147 में। री असेसमेंट किया जा सकता है 147। री अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रख लेना ये वाला। एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर विवरणी जमा करने की निर्धारित तिथि होती है, तो वो होती है 31 जुलाई। आगे बढ़ते, आयकर विवरणी निम्नलिखित धारा के अंतर्गत जमा किया जाएगा, तो वो धारा 139 वन, ठीक है, उपधारा 1 है। सर्वोच्च निर्णय कर निर्धारण निम्न धारा के अंतर्गत किया जाता है, तो धारा 144 अंडर सेक्शन 144, ठीक है। त्रुटि सुधार किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 154 के अंतर्गत आता है। स्वयं कर निर्धारण किसके अंदर? सेल्फ असेसमेंट आता है 140A के अनुसार। मांग के नोटिस किस धारा के अंतर्गत आता है? 156। लेखों का अंकेक्षण नहीं कराने पर अधिकतम अर्थदंड होता है 1,50,000। लेखा नहीं कराने का अर्थदंड होगा 25,000। आगे बढ़ जाते हैं। कमिश्नर को अर्थदंड माफ करने का अधिकार निम्न किस धारा के अंतर्गत है? तो वो धारा है धारा 273A। 273A के अंतर्गत उसे माफ करने का अधिकार होता है। कर निर्धारण वर्ष समाप्त होने पर विवरणी दाखिल नहीं करने पर अर्थदंड की राशि होती है 5,000। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की अवधि 60 वर्ष होती है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील एक निर्धारित फर्म पर की जाती है जिसकी संख्या होती है फर्म 36, ठीक है, 36। उच्च न्यायालय में अपील करने की अवधि होती है 120 दिन। यदि कुल आय 1 लाख है, अधिक नहीं है, तथा अपील आयुक्त के यहाँ की जानी है, तो अपील की फीस होगी 500 रुपये। मतलब अपील जो आय है 1 लाख और आपको अपील करनी है, तो कितनी फीस देनी होगी? 500 रुपये। कर नियोजन उल्लंघन इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कर नियोजन होता है वैधानिक एवं नैतिक। कर नियोजन निम्नलिखित में से कर दायित्व कम करता है एक कंपनी करदाता का। दंडनीय अपराध है कर प्रबंधन, दंडनीय अपराध है। कर प्रबंधन किया जाता है कर नियोजन से पूर्व। आगे, बिना कानून तोड़े धोखा देने की कला कहलाती कर नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अपनी कुल आय में कमी गलत तरीकों से करता है तो कर प्रबंधन कहलाता है। इनमें से कौन सा दंडनीय अपराध है? तो कर प्रबंधन दंडनीय अपराध है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साझेदारी फर्म को सामान्य किस दर से टैक्स देना पड़ता है? तो 30% दर से देना पड़ता है। साझेदारों की पूंजी पर अधिकतम स्वीकृत ब्याज 12% रहता है। बस यहीं तक हमारी क्लास फिनिश होती है। टैक्स के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए यहीं तक हम क्लास फिनिश कर